नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर का दूसरा टॉपिक। जैसा कि हमने स्टार्ट कर रखा है कि हमारा जो सेकेंड यूनिट चल रही है वो मैक्स वेबर की है। मैक्स वेबर की विचारधारा क्या है ये हमने अपनी पहले की वीडियो और पहले के लेक्चर में पढ़ा। मैक्स वेबर को हमने एक्सप्लेन किया, उसकी आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन किया, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, आइडियल टाइप है, सोशल एक्शन है, अथॉरिटी है, पावर है, ब्यूरोक्रेसी है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। ये जितना भी कंट्रीब्यूशन है उनका हमने उसको समझने और पढ़ने का प्रयास किया ऑन द बेसिस ऑफ हिज आइडियोलॉजी। जो उनकी आइडियोलॉजी है, क्या थी उनकी आइडियोलॉजी? उनकी आइडियोलॉजी थी साइको सोशलिज्म यानी मनो समाजशास्त्रवाद। तो मैक्स वेबर वो समाजशास्त्री थे जिन्होंने इनसे पहले के जो समाजशास्त्री थे दुर्कीम, जिनको आपने डिटेल में पढ़ा, उन्होंने समाज के आधार पर यानी समाज को अपनी फोकल जो है आइडियोलॉजी माना और समाज के आधार पर चीज़ों को एनालिसिस करने का, यानी समाज मीन्स कलेक्टिविटी, समूह सामूहिकता के आधार पर उन्होंने चीज़ों को एनालाइज किया। उनके लिए कलेक्टिविटी इज सुप्रीम पावर, यानी समाज ही देवता है, समाज ही सुप्रीम पावर है। मैक्स वेबर उनसे अलग है और उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों के जो है विचारों को, पॉइंट ऑफ व्यू को एक साथ समन्वित किया और वेस्टर्न पद्धति डेवलप की और उसके आधार पर उन्होंने सामाजिक प्रघटनाओं को एनालाइज करने का या विश्लेषण करने का प्रयास किया। तो उसी संदर्भ में आज हम जो उनका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या है सामाजिक क्रिया। क्या आप देखिए, ये पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने एक्शन और सोशल एक्शन के मध्य अंतर किया। आप कहेंगे क्रिया क्या होती है? हम जो कुछ भी करते हैं समाज में, जो भी काम हम करते हैं वो सोशल एक्शन कहलाता है। मैं आपको स्लाइड्स दिखाने, स्लाइड्स को तो आप पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो आपके पास आ जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि हम बोर्ड पे, जैसे कि हम क्लास में पढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो पहली चीज की दो शब्द हुए, क्रिया यानी एक्शन और दूसरा सामाजिक क्रिया। बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा। क्रिया यानी एक्शन, सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन। मैक्स वेबर वो पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने क्रिया और सामाजिक क्रिया में अंतर स्थापित किया। इन्होंने कहा क्रिया हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, एक व्यक्ति जो भी कुछ करता है वो क्रिया कहलाता है। यानी एक व्यक्ति द्वारा व्यवहार या कार्य। अब जो भी काम करते हैं यानी एक व्यक्ति जो काम करता है, इसको मैं अभी यहां से अगर हटा दूं या इसको हम लिख दें क्रिया वर्सेस सोशल एक्शन, एक्शन वर्सेस सोशल एक्शन। क्रिया एक व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार या कार्य और सामाजिक क्रिया क्या हुआ? सामाजिक क्रिया जब हम समूह में कोई काम करते हैं, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी काम को करते हैं तब वो सामाजिक क्रिया बनती है। तो पहली चीज इन्होंने क्रिया और सामाजिक क्रिया में अंतर स्थापित किया, एक व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार और व्यक्ति द्वारा समूह में या समूह के संदर्भ में, है ना। बच्चों स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि टाइपिंग में कई बार गलती हो जाती है। सामाजिक क्रिया हो गया, क्लियर है। क्रिया एक व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार और सामाजिक क्रिया समूह के संदर्भ में यानी सामूहिकता में जो किया गया कार्य या व्यवहार होता है उसको आप सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया कहते हैं। तो पहली चीज ये। ऐसे ही इन्होंने असामाजिक क्रिया और मतलब मनोवैज्ञानिक क्रिया और जो है सामाजिक क्रिया में भी अंतर किया। शब्द है अ डैश सामाजिक यानी ए सोशल, इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे ए सोशल एक्शन, है ना। असामाजिक क्रिया ए सोशल और दूसरा सोशल जो आपने ऊपर पढ़ लिया है। तो ए सोशल जो है वो आपकी कौन सी क्रिया हो गई? ये आपकी जैविकीय क्रिया, जैविकीय। और जो मनोवैज्ञानिक क्रिया होती है वो आपकी यहां आती है, यानी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी ए सोशल में आती है, क्योंकि ये अपने आप होती है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता।
ये ग्रोथ, जैसे जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है तो हमारे अंदर जो भी इंटरनल डेवलपमेंट होता है आपके बॉडी का, आपके ऑर्गन का, हार्मोनल चेंजेस, वो सब प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो उन्होंने कहा जो जैविकीय कार्य है या क्रिया है, बायोलॉजिकल है, वो अलग है, मनोवैज्ञानिक जो आपके मस्तिष्क में चलती है वो सब अलग है, और सोशल एक्शन अलग है। तो ये पहले और एक और अगर हम लिखें तो एंटी सोशल यानी समाज विरोधी क्रिया। ये जो जितने भी कंसेप्ट हैं, क्रिया, सामाजिक क्रिया, जैविकीय क्रिया, समाज विरोधी क्रिया, ये सारे शब्द अलग अलग हैं। ये पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने क्रिया और क्रिया के जो समकालिक या समानार्थक शब्द हैं उन सब में इन्होंने अंतर स्थापित करने की कोशिश की। तो सबसे पहले सामाजिक क्रिया को समझने के लिए आवश्यक है कि हम जाने कि क्रिया, सामाजिक क्रिया, जैविकीय या मनोवैज्ञानिक क्रिया या समाज विरोधी क्रिया में क्या अंतर है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्रिया जो एक व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार है, सामाजिक क्रिया जो समूह में या समूह के संदर्भ में किया जाता है, कई व्यक्ति मिलकर करते हैं, अभी हम इसे और स्पष्ट करेंगे। और फिर असामाजिक क्रिया यानी जो हमारी जैविकीय और मनोवैज्ञानिक क्रिया है, नेचुरल है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से होती हैं, आपका बॉडी ऑर्गन होना, आपका एज बढ़ना, वो सारी चीजें। और समाज विरोधी क्रिया जो एंटी सोशल होती है, मीन्स यानी जो समाज के नियमों का, प्रतिमानों का, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन का उल्लंघन करने वाले व्यवहार या क्रिया होते हैं, दैट इज एंटी सोशल एक्शन। तो ये सारे जो शब्द है ये अलग अलग हैं और इनके बीच में अंतर स्थापित करने का जो प्रथम प्रयास किया था, दैट इज कौन थे? वो मैक्स वेबर थे। चलिए, अब जो सोशल एक्शन है, आपको ध्यान होगा मैक्स वेबर ने डेफिनेशन दी थी। अब एक बार हम वापस स्लाइड्स पे जाते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की परिभाषा दी थी और समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी, और उन्होंने कहा था समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और वो अध्ययन कैसे करता है? विषयपरक अर्थ और वस्तुपरक विवेचन, उन दोनों के आधार पर करता है। और इसी को उन्होंने वर्स्टर्न पद्धति कहा कि विषयपरक अर्थ कौन है? एक व्यक्ति का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वस्तुपरक अर्थ जो सामूहिकता का होता है, यानी आपके सामने कोई घटना घटी और उस घटना का अगर हमें विवेचन या विश्लेषण करना है तो हम व्यक्तिपरक और व्यक्तिपरक या विषयपरक एक ही शब्द है, व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव मीनिंग, और ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन यानी सामूहिकता का जो विचार है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उन दोनों को हम लेते हैं और उन दोनों के आधार पर फिर हम उस सामाजिक प्रघटना को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बार इनकी डेफिनेशन को, कि वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ और द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। जैसे वेबर कहते थे सामाजिक तथ्य का, ये कहते हैं सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जो कर्ता के विषय परक अर्थ, कर्ता मतलब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, तो कर्ता के विषय परक अर्थ और क्रिया की वस्तुपरक व्याख्या के आधार पर, वस्तुपरक जो कलेक्टिविटी जो उसको एनालाइज करता है, विषय का विशेषज्ञ है या ग्रुप में जो लोग उसको अर्थ देते हैं, उनके आधार पर कार्य कारण संबंध की विवेचना करता है। अब देखिए कितने शब्द हो गए। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। सामाजिक क्रिया आपको पता है क्या है? अभी मैंने बताया कि जो समूह के संदर्भ में होता है या दो से अधिक व्यक्ति जिस व्यवहार को करते हैं उसको आप सामाजिक क्रिया कहते हैं। तो सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और दूसरी चीज, इसमें विषय परक अर्थ और वस्तुपरक विवेचन। विषय परक अर्थ एक इंडिविजुअल का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक व्यक्ति का, यानी आपका अकेले का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस घटना के लिए, वो प्लस जो सामूहिकता का है, विषय के विशेषज्ञों या कलेक्टिविटी जो है, जो उस विषय के प्रति, उस घटना के प्रति अपने विचार रखती है। तो सामूहिकता का विचार और व्यक्ति का विचार आ गया ना, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, व्यक्ति और समाज। तो उन दोनों के बिहाफ पे हम उस घटना के पीछे छिपे कारण और परिणाम संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं, यानी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो उस पद्धति को हम वेस्टर्न पद्धति या बोध की पद्धति या मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जो कि मैक्स वेबर का मेथोडोलॉजी है। चलिए, अब सामाजिक क्रिया के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो कंडीशंस आगे हैं। कि वेबर कहते हैं कि दो या दो से अधिक कर्ता मतलब इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, सामाजिक इकाई, दो या दो से अधिक कर्ता यानी सामाजिक इकाई के मध्य किसी परिस्थिति विशेष में कोई सिचुएशन होनी चाहिए जहां आप एक्शन करेंगे। किसी परिस्थिति विशेष में निश्चित मूल्यों और प्रतिमानों के आधार पर अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल, अंतःवैर इंटरैक्शन सामाजिक क्रिया है। यानी सामाजिक क्रिया क्या होती है? ऐसा कोई भी व्यवहार जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, पहली कंडीशन, किसी परिस्थिति, किसी सिचुएशन में आप करेंगे,
और जो व्यवहार आप करेंगे, अंतः व्यवहार करेंगे, उनका कोई उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण। अंतः व्यवहार यानी अंतः क्रिया, बातचीत, व्यवहार, विचारों का आदान प्रदान आप करेंगे और उनको करने का कोई नियम, मूल्य, प्रतिमान होंगे ना, कोई रूल रेगुलेशंस फॉलो होंगे कि ये फॉर्मेट फॉलो करना है। और फिर जो क्रिया हम कर रहे हैं, ऐसा जो व्यवहार हम करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, किसी कोई परिस्थिति हो, प्रेरणा हो, उद्देश्यपूर्ण, अंतःपूर्ण हो, उसको आप कहते हैं सामाजिक क्रिया। ठीक है, अभी बहुत सारे उदाहरण से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, वेबर ने इन तत्वों के आधार पर क्रिया, सामाजिक क्रिया, मनोवैज्ञानिक या जैविक क्रिया के मध्य अंतर किया, जो भी मैंने आपको बताया। अर्थात एक व्यक्ति जो काम या व्यवहार करता है वो क्रिया, और जो सामूहिकता के संदर्भ में करता है वो सामाजिक क्रिया। क्लियर है? अभी मैंने आपको बोर्ड पे जो समझाया उससे और क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़िए कि आगे क्या है इसका। अब मैंने यहाँ 4 उदाहरण लिए हैं, वो उदाहरण जो कि वेबर ने प्रस्तुत किए हैं। वेबर के अनुसार ये 4 जो व्यवहार या क्रिया हमने लिखी है, ये क्रिया है क्या सामाजिक क्रिया है, इसका अंतर समझने में हमें सहायता मिलती है। जैसे पहला इन्होंने लिखा कि 2 साइकिल सवार का आपस में टकराना। 2 साइकिल सवार आपस में टकराए, ये क्रिया है या सामाजिक क्रिया? तो वो कहते हैं ये क्रिया है, सामाजिक क्रिया नहीं। क्यों? इसके पीछे देखिए, कोई दुर्घटना जिसमें सहभागियों ने, जो सहभागी हैं साइकिल सवार, एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया नहीं की, इसलिए ये क्रिया है, सामाजिक क्रिया नहीं। अगर 2 साइकिल सवार आपस में टकराए, या 2 मोटर बाइक है, साइकिल सवार है, आपस में टकराए, और जो टकराए हैं उन्होंने आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं किया और बिना किसी इंटरेक्शन किए वो अपने अपने रास्ते चले गए, तो ये क्रिया हुई। अगर वो दोनों उठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं या गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब कोई इंटरेक्शन करते हैं, तब वो सामाजिक क्रिया में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि एक से अधिक करता है, यानी 2 या 2 से अधिक करता। क्लियर है? नेक्स्ट, किसी धार्मिक स्थल में पूजा करना। आप घर में भी पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो जब आप पूजा करते हैं तो आपका पूजा करना क्रिया है कि सामाजिक क्रिया? वेबर कहते हैं कि ये क्रिया है। कैसे? क्योंकि वहां जो देवी देवता है जिससे आप बोल बोल कर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत तो कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन ये वन साइडेड है, क्योंकि जिसके साथ आप बातचीत या अंतः क्रिया या संपर्क और संचार कर रहे हैं वो कैसे है? नॉन लिविंग थिंग है, मतलब प्रतिमा है ना। आपके लिए वो हो सकता है कि आप उसको मानते हैं कि ईश्वर है, उसमें जान है, लेकिन वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जो गैर जैविकीय, जो गैर मानवीय जो चीज है, उसके प्रति जब आप क्रिया करते हैं तो वो आपके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, मतलब मैं उससे जो कह रही हूँ वो उसका जवाब नहीं देगा, तो प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्रिया तो हो रही है पर प्रतिक्रिया नहीं हो रही। तो सामाजिक क्रिया में क्रिया प्रतिक्रिया होना चाहिए, एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। तो यहाँ पर हम किसी गैर मानवीय चीज के प्रति जब क्रिया कर रहे हैं तो रिएक्शन नहीं होगा, प्रतिक्रिया या जवाब आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप जो क्रिया कर रहे हैं वो आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो क्रिया है, सोशल एक्शन नहीं है, सामाजिक क्रिया नहीं है। हाँ, वहां अगर पुजारी होता, वो आपको आशीर्वाद देता, आपसे बातचीत करता है, प्रसाद लेता देता है, तब वो सोशल एक्शन है। नेक्स्ट, बरसात में छाता खोलना। आप सड़क पे चल रहे हैं और बारिश आ गई तो आपने छाता खोल लिया, तो आपने क्रिया या व्यवहार तो किया, लेकिन सोशल एक्शन नहीं है, इट इज नॉट सोशल एक्शन, क्योंकि अपने बारिश जो है वही गैर मानवीय चीज है, उसके प्रति आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं उससे बचने के लिए, तो ये एक्शन है, सोशल एक्शन नहीं है। नेक्स्ट, अनुकरण करते हुए तैराकी सीखना। आप अगर किसी के गाइडेंस में, किसी जो आपने कोई कोच रख रखा है उससे अगर आप सीखते हैं तो आप में क्रिया और प्रतिक्रिया होगी, आप बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, आपका अर्थ है, सिचुएशन है, अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया हो रही है, 2 या 2 से अधिक लोग हैं, तब तो वो सोशल एक्शन है। लेकिन आप अगर किसी को देखते देखते अनुकरण करके सीख रहे हैं, जैसे आप अनुकरण करते हुए म्यूजिक सीखें, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, जो अनुकरण कर रहे हैं, किसी को इमिटेट कर रहे हैं, इमिटेशन है, तो वहां पर वो चेतना नहीं है, जागरूकता नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए वो एक्शन है, सोशल एक्शन नहीं। यानी इन चारों उदाहरणों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रिया तब सामाजिक क्रिया में तब्दील होती है जब उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, उद्देश्य हो, कोई ना कोई मीनिंग हो आपको उस क्रिया को करने का, अंतः व्यवहार हो, अर्थपूर्ण हो, और आप उस क्रिया को करने के प्रति सचेतन हो, जागरूक हो, कॉन्शियस हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिक क्रिया के प्रकार, तो सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं मोटे तौर पे। पहला, लक्ष्योन्मुख, गोल ओरिएंटेड या औपचारिक तार्किक सामाजिक क्रिया।
ये जर्मन के थे, जैसा कि आपने शुरू में पढ़ा है वेबर के बारे में, जब इनके बायोग्राफी हमने पढ़ी है, इनका लाइफ स्केच पढ़ा है, तो जर्मन के थे, इसलिए इन्होंने बहुत सारी जगह, जैसे वेस्टर्न पद्धति जर्मन शब्द है, वेस्टर्न मेथड, तो ऐसे ही इन्होंने जो फर्स्ट इनका सोशल एक्शन है वो है ज्वेक रेशनल एक जर्मन वर्ड है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है लक्ष्योन्मुख, या इंग्लिश ट्रांसलेशन है गोल ओरिएंटेड, है ना, औपचारिक तार्किक सामाजिक क्रिया। तो औपचारिक तार्किक, हर सामाजिक क्रिया में हम दो चीजें, कोई भी क्रिया करने के लिए, कोई व्यवहार करने के लिए आपको उसका उद्देश्य चाहिए और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको साधन चाहिए, ठीक है। तो आपका उद्देश्य है मान लीजिए कॉलेज पहुंचना, और कॉलेज पहुंचने के लिए आपको साधन चाहिए, आप पैर से चल, मतलब पैरों से चल कर आएंगे, गाड़ी से आएंगे, कैसे आएंगे, तो आप किसी कार्य को करने के लिए आप कोई ना कोई साधन अपनाते हैं। क्लियर है। तो दो चीज, हर सोशल एक्शन को डिफाइन करते समय हम दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, गोल एंड मीन्स, लक्ष्य और साधन। तो जो पहला लक्ष्य है, पहला जो सामाजिक क्रिया है ज्वेक्रेशनल या औपचारिक तार्किक, वेबर का ये कहना था कि कुछ व्यवहार हमारे ऐसे होते हैं, कुछ सामाजिक क्रियाएं मनुष्य अपने जीवन में ऐसे करता है जिसके लक्ष्य और साधन दोनों फॉर्मल तरीके से और तार्किक तरीके से, औपचारिक और तार्किक तर्क के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर डिसाइड होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर के द्वारा पुल का निर्माण करना। अब इसके पीछे इसका जो लक्ष्य है पुल का निर्माण करना वो भी तार्किक है, और जो साधन आप अपनाएंगे वो भी तार्किक है। जैसे पुल का निर्माण करना, पुल का निर्माण क्यों, अब ब्रिज क्यों बनाते हैं किसी भी शहर में या कहीं भी, हम जब ब्रिज का निर्माण करते हैं सड़क पे, रोड ब्रिज क्यों बनाते हैं? ब्रिज का निर्माण या पुल इसलिए करते हैं ताकि जब उस सड़कों पर वहां उस एरिया में आप ब्रिज कंस्ट्रक्शन होता है जहां पर ओवर क्राउडेड होता है, यानी भीड़ ज्यादा होती है, ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए उस जो है वो ब्रिज बनाया जाता है, ताकि जो पॉपुलेशन है वहां से जाने वाली वो डाइवर्ट हो सके, वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो सके। तो कुछ नीचे से जाएगा, कुछ ऊपर से जाएगा, तो आपका ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक्सीडेंट्स, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और जो जाम लगता है, भीड़ होती है, वो नहीं होगा, यानी समय की बचत होगी। तो पर्पस क्या है? लॉजिकल है। तो आपका पुल बनाने के पीछे का जो पर्पस है वो तर्क के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर डिसाइड हुआ। अब इसके पीछे, इसके लिए, इस निर्माण के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो साधन है वो कैसे डिसाइड होंगे? वो भी तर्क के आधार पर होंगे, रैशनैलिटी के आधार पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें कितना समय लगेगा, कितना कारीगर लगाने हैं, कितने मजदूर लगाने हैं, कितना सीमेंट, ईंट, गारा, जो भी उसमें कंस्ट्रक्शन में सामान लगता है, कितना कैसे लगेगा, मतलब क्या यूटिलाइजेशन होगा, कितने समय में बन के तैयार, ये सारी ड्राफ्टिंग, ये सारा जो तैयार करते हैं, फॉर्मेटिंग कौन करते हैं? इंजीनियर करते हैं, राज्य प्रशासन करता है, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तो ये भी किसके आधार पर डिसाइड होते हैं, यानी साधन, वो भी सरकार, राज्य प्रशासन जो है तर्क के आधार पर, लॉजिक्स के आधार पर। तो दोनों ही ऐसे सोशल एक्शन है ये इंजीनियर द्वारा पुल निर्माण करना, कि दोनों में ही साधन और लक्ष्य दोनों ही किससे डिसाइड हो रहे हैं? तर्क से, रैशनैलिटी से, लॉजिक से। क्लियर है। बहुत सारे उदाहरण है, प्रशासन तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, अब बहुत सारे उदाहरण अपने लाइफ में जिसके पीछे तर्क हो, लक्ष्य भी तर्क से चुना और साधन भी। नेक्स्ट देखिए, मूल्य तार्किक सामाजिक क्रिया, इसको जर्मन शब्द है इसके लिए वर्ड रैशनल, है ना, वैल्यू ओरिएंटेड, मूल्य अभिमुखित या मूल्य सामाजिक क्रिया। इसमें भी वही वापस दो शब्द हम यूज कर रहे हैं, लक्ष्य और साधन। कुछ ऐसे सामाजिक क्रिया या व्यवहार हम करते हैं जिसमें जो हमारे लक्ष्य और साधन है उस व्यवहार के पीछे, वो मूल्यों आधारित होते हैं, मूल्यों पर आधारित होते हैं। हमारे जो समाज है, जिस संस्कृति या कल्चर में हम रहते हैं, उसके जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके आधार पर वो तय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति ये एक सामाजिक क्रिया है, और इस सामाजिक क्रिया ये मूल्य से निर्धारित होता है। मोक्ष क्यों चाहिए, व्यक्ति मोक्ष क्यों चाहता है? ताकि उसके पीछे लक्ष्य क्या है कि जन्म मरण का जो बंधन है उससे मुक्ति मिल जाए और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। ऐसा विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में एक मूल्य लिखा है, हमारा एक धार्मिक मूल्य है कि इंसान मोक्ष इसलिए चाहता है, मोक्ष मतलब मुक्ति, शरीर से मुक्ति, जन्म मरण का जो बंधन है उससे मुक्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति हमारा इसके पीछे लक्ष्य है, ताकि हम जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए और हम जो है ईश्वर में, हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। ये एक लक्ष्य रहता है मोक्ष प्राप्ति के सोशल एक्शन के पीछे। साधन क्या है? साधन है मोक्ष कब मिलता है? तो
हर धर्म में, हर आपने देखा होगा हर कल्चर में अलग अलग चीजें से मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बता दिया गया है। कोई मतलब आप दान करना, अच्छे कर्म करना, दान करना, ये सारी चीजें आप करते हैं, दूसरों का दिल नहीं दिखाना, दूसरों की सहायता करना, मानवीय मूल्यों को अपनाना, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति छूट जाता है। तो लक्ष्य और साधन इस व्यवहार के पीछे किससे डिसाइड हुए? मूल्य से, जो आपके समाज और संस्कृति में वैल्यूज फॉलो की जाती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है परंपरागत सामाजिक क्रिया, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। जो तीसरा है सामाजिक, उसमें जैसे हर सोशल एक्शन में जो फर्स्ट वर्ड लिख रखा है, परंपरा, वर्ड रैशनल, लक्ष्य, मुख, तो इन सब में वही वर्ड जो है वो ही उसके एक्शन को निर्धारित करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो लक्ष्य और साधन है वो किससे तय होंगे? परंपराओं से, ट्रेडिशन से। इनका जो डायरेक्शन होगा, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है परंपरा। ट्रेडिशंस ऐसा कोई भी व्यवहार या क्रिया जो परंपरा मतलब जो कई समय से, कई पीढ़ियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता चला जाता है, वो व्यवहार आपके ट्रेडिशंस में शामिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राजा का पुत्र राजा बनेगा, ठीक ऐसा जब यहाँ पर सामंती समाज था, फ्यूडल सोसाइटी हुआ करती थी, तब इस तरह का होता था कि राजा का पुत्र ही राजा बनता था। तो ये कैसे होता था? ट्रेडिशंस चला आ रहा है। ऐसे ही पिता की मृत्यु, अगर हम आज की बात करें तो पिता की मृत्यु के बाद जो घर का बड़ा बेटा होता है वही मुखिया बनता है ना? तो ये क्या है? परंपरा चली आ रही है कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वही। पीछे लक्ष्य क्या होता है? क्योंकि लक्ष्य और साधन परंपराओं से डिसाइड होते हैं। उसको जब आप मुखिया बनाते हैं, आपने देखा होगा, हम सबने देखा होगा आसपास कहीं रिश्तेदारों में या समाज में, कि जब ऐसा कभी होता है, घर के किसी मुखिया की डेथ होती है, तो उसके जो भी बड़ा पुत्र होता है उसके साथ क्या क्या संस्कार किए जाते हैं, उसको पगड़ी पहनाना, रस्म करना उसके साथ, क्योंकि अब ये मान लिया जाता है कि यही घर का कर्ता धर्ता है और यही सारे डिसीजन लेगा, या परिवार का पालन पोषण या जो पालन करता है वो इसे को माना जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे साधन अपनाते हैं आप, है ना? सबके यहाँ अलग अलग होता है, पगड़ी की रस्म होती है और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, साधन अपनाते हैं, जिसके कारण आप वो फॉलो करते हैं। और वो रस्म उसको मतलब उसको फॉलो इसलिए करते हैं, इस ट्रेडिशंस को, परंपरा को, क्योंकि ऐसा सदियों से होता आया है। तो हमारे बहुत सारे व्यवहार हैं वो इसलिए होते हैं। जैसे आप बहुत सारे व्रत उपवास रखते हैं, जैसे पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखते हैं, उद्देश्य है आपका पति को लंबी उम्र रखना और उसके लिए उपवास आप करते हैं, है ना? तो उपवास एक साधन है, भूखे रहना, चंद्रमा निकलने पर करना, पूजा पाठ दिन भर करना ताकि उनकी आयु की दुआ कर सके। तो ये सब बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जो आप फॉलो करते हैं और इनके पीछे लक्ष्य और साधन परंपरा से निर्धारित होते हैं, जो हमारे परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट है भावनात्मक या इमोशनल या अफेक्चुअल सोशल एक्शन। भावनात्मक, नाम से पता लग रहा है कि जो इस क्रिया में जो लक्ष्य और साधन होगा वो भावनाओं से, इमोशन से, हमारी फीलिंग से डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माँ के द्वारा अपने बच्चे को डांटना या प्रेम करना। अब माँ अपने बच्चे को डांटती है या उसे प्रेम करती है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो वो गलत काम ना करे, उस काम को वो दोबारा नहीं करे। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसका सोशलाइजेशन होता है घर में, और बच्चा बाहर से कहीं से गाली सीख कर आ जाता है, तो माँ उसको डांटती है ना? और डांटती है, डांटने के पीछे उद्देश्य क्या हुआ? इस एक्शन के पीछे उद्देश्य क्या है? ताकि बच्चे ने जो गलत काम करना सीखा है उसको डिलर्न करना, उसको मिटा देना उसकी जिंदगी से, ताकि वो दोबारा ये काम नहीं करे। और उसके लिए उस साधन क्या अपनाती है? वो उसको डांटती है कि भाई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, मैं बात नहीं करूंगी, घूमने नहीं ले जाऊंगी, नई ड्रेस नहीं मिलेगी, कुछ भी। अब कोई भी प्रलोभन उसे दे सकते हैं, तो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। ऐसे ही अगर बच्चे ने अच्छा व्यवहार किया है तो हम उसको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो बच्चा अच्छा करे, तो उसके पीछे उद्देश्य होता है मोटिवेट करना उसको, ताकि वो निरंतर ये काम करता रहे। और फिर वो उसको जो है रीइंफोर्समेंट देती है, पुरस्कार देती है, मिठाई दे देना, उसके मनपसंद खिलौना लाके दे देना, उसे घुमाने ले जाना, कुछ भी। तो एज के हिसाब से ये जो प्रलोभन है और ये पनिशमेंट है, ये बदलते रह सकते हैं। तो चारों प्रकार के जो सामाजिक क्रिया है, जो रैशनल, वर्ड रैशनल, ट्रेडिशनल, अफेक्चुअल, चारों सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें कोई ना कोई लक्ष्य और उद्देश्य होता है, और वो या तो तर्क से आधारित होता है, या मूल्य से निर्धारित होता है, या परंपरा से, या फिर भावनाओं से। मैक्स वेबर का ये मानना था कि जो पहला वाला सोशल एक्शन है, वर्ड रैशनल यानी तार्किक सामाजिक क्रिया जो है,
ये मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की विशेषता है, उससे पहले ये नहीं थी। लेकिन बाकी की तीनों अगर आप देखें, मूल्य परक और परंपरागत और भावनात्मक, ये तीनों सामाजिक क्रिया सरल समाज या जो सिंपल सोसाइटी थी, परंपरागत या ट्रेडिशनल सोसाइटी, उनमें भी पाई जाती थी। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो परंपरागत समाज की हैं तीनों, और फर्स्ट वाली जो है वो आधुनिक समाज की विशेषता है। यहाँ हमने उसको लिखा भी है कि उन्होंने चारों सामाजिक क्रियाओं को दो भागों में बांट दिया, एक आधुनिक जटिल समाज में उभरी है और बाकी परंपरागत समाज में पाई जाती रही हैं। लेकिन फिर भी हम एक, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल एक ही सामाजिक क्रिया करता है, दो, हम सभी के जीवन में चारों ही प्रकार की सामाजिक क्रियाएं होती है और मनुष्य हमेशा चारों ही प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को अपने जीवन में करता है, अपनाता है। कोई एक, वैसे देखा जाए तो ये चारों अलग अलग हैं, लेकिन आपस में इनमें जो है ओवरलैपिंग होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये अलग अलग हैं और एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक ही क्रिया करता है, दूसरी क्रिया नहीं करता। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में आया सोशल एक्शन? फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।